सबसे पहले तो भैया चाइल्ड जीनियस थे। जो चीज हम 18, 19, 20, 21 साल तक संघर्ष करते रहते हैं, वैसे बहुत लोग समझ भी जाते हैं संघर्ष इसलिए बोला क्योंकि काफी लोगों को मैथ्स पसंद नहीं होती है, तो भैया इन्होंने बहुत ही कम उम्र में उस पर मास्टरी हासिल कर ली थी। इनको ये जो रूटीन सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं थे, और बिल्कुल ये सच बात है, एंट्रेंस एग्जाम में फेल कर गए थे ये। ठीक है, देखिए एल्बर्ट आइंस्टीन का इस समय नाम बहुत बड़ा है, शायद सबसे बड़ा है साइंटिस्ट। अगर फिजिक्स वर्ल्ड में या अगर हम साइंस के वर्ल्ड में बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टीन खुद ही एक ब्रांच है कि नहीं? हर एक इंसान एल्बर्ट आइंस्टीन को जानता है, लेकिन उनकी जो कहानी है ना वो बड़ी मोटिवेटिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने भी भयंकर स्ट्रगल किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बस हिम्मत मत हारिएगा, हम देखेंगे कैसे इन्होंने हिम्मत रखी। उसके बाद एक और जीनियस की हम बात करेंगे, उनका नाम है मिलेवा मेरिक। आपको पता है कौन है? ये एल्बर्ट आइंस्टीन की वाइफ थी। शायद कि ऐसा बोला जाता है ना कि एक हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मिलेवा मेरिक का हाथ बहुत बड़ा था। हो सकता है कि आज मिलेवा मेरिक भी एल्बर्ट आइंस्टीन की जितनी बड़ी साइंटिस्ट होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और शायद ये एल्बर्ट आइंस्टीन के, अब देखिए उसको जस्टिफाई भी किया जाता है, लेकिन हो सकता है एल्बर्ट आइंस्टीन के कैरेक्टर पे ये थोड़ा सा तो दाग है कि इन्होंने मिलेवा मेरिक को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया और बीच में छोड़ दिया। हम बात करेंगे इनकी भी, जितने भी पेपर्स पब्लिश किए थे एल्बर्ट आइंस्टीन ने, मिलेवा मेरिक का उसमें बहुत बड़ा हाथ था, ये भी देखेंगे। और भैया इनका फिर गोल्डन एकेडमिक करियर, आपको बताना चाहता हूं कि नोबेल प्राइज के लिए काफी टसल थी। देखिए आइंस्टीन का जो सबसे बड़ा वर्क है वो इनकी एक तो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। रिलेटिविस्टिक मतलब लाइट की स्पीड को जब हम ऐड कर देते हैं, और एनर्जी मास इक्विवेलेंस E = mc²। मुझे भैया फिजिक्स बहुत पसंद है, मैं खुद भी फिजिसिस्ट हूं, बड़ी मजा आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और बहुत लोग बोलते हैं कि फिजिक्स काफी टफ सब्जेक्ट है। अरे कोई बात नहीं, जब हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। हम फिजिक्स जानेंगे, काफी कुछ जानेंगे, लेकिन ज्यादा जो फोकस रहेगा वो बायोग्राफी पे ही रहेगा, और उसके बाद फिर लास्ट ईयर्स देखेंगे। ठीक है, आपको एक बात बता दूं कि आइंस्टीन का जो दिमाग था ना, जब वो 60 साल के थे तब भी वो 18 साल के बच्चे की तरह सोचते थे। इसका मतलब उनका दिमाग कभी बूढ़ा ही नहीं हुआ। इंसान शरीर से बूढ़ा नहीं होता, इंसान शरीर से, इंसान अपनी सोच से बूढ़ा होता है। और उनकी सोच, उनका दिमाग इतना ज्यादा एक्टिव था कि वो हमेशा वो 18 साल, 20 साल या यंग एज में ही रहते थे। ठीक है, और इनके रिलेशनशिप्स भी काफी थे, हम देखेंगे इस बात पे। और एक चीज और बताना चाहता हूं, हो सकता है बाद में भूल जाऊं, अगर आपको पूरी जबरदस्त बायोग्राफी देखनी है तो नैट जियो की बेहतरीन सीरीज है 10 एपिसोड की जीनियस, एक ट्रिब्यूट है एल्बर्ट आइंस्टीन को, जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगी आपको। ठीक है, और स्टडी IQ के दोनों पार्ट भी देखिएगा एल्बर्ट आइंस्टीन के जो आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, एल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म था वो 14 मार्च को हुआ था 1879 में। वैसे 19 मार्च को मेरा भी बर्थडे होता है जस्ट किडिंग, आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूं क्योंकि भैया एल्बर्ट आइंस्टीन पर्सनली मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। तो 14 मार्च को इनका जन्म हुआ था 1879 में। जर्मनी में पैदा हुए थे, जीव थे ये, आपको बता देता हूं, ये जीव थे, यहूदी थे ये, इसीलिए इनको भागना पड़ा था जर्मनी छोड़ के। अगर नहीं भागते तो हो सकता है ये मार दिए जाते हिटलर द्वारा। ठीक है, तो भैया ये यहूदी थे, हालांकि इनकी रिस्पेक्ट काफी थी। ठीक है, 1908 आते आते काफी बड़े साइंटिस्ट हो गए थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू एक्चुअली नहीं, कि जब नेजी पार्टी आई पावर में तब जीव्स की हालत बहुत खराब हो गई थी, तो इसीलिए एक टाइम पे ये रिफ्यूजी हो गए थे। खैर उसकी बात अभी हम अगले पार्ट में करेंगे। इनके जो पेरेंट्स थे, इनके पिताजी का नाम था हरमन आइंस्टीन, और इनकी जो माता का नाम था, उनका नाम था पॉलिन कॉच। ठीक है, बहुत ज्यादा अटैच थे, लेकिन अपने पिताजी से ज्यादा अटैच थे। एक बात बताता हूं कि इनके पिताजी भी इंजीनियर थे। ठीक है, और इनके पिताजी हमेशा इनको प्रोत्साहित करते थे। ये हमेशा अपने पापा से पूछते रहते थे ये क्या है वो क्या। हालांकि बाद में इनके पापा से डिफरेंसेस भी हुए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके पिताजी अक्सर जवाब देते थे। मैग्नेटिक, एक बार इन्होंने पूछा था, जो कंपास है, आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब हमारे अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है कि स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में अगर आप करंट दौड़ा दे तो उसके अगल बगल जो स्पेस क्रिएट होती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब क्या होता है कि इन्होंने ये पूछा कि पापा ये जो कंपास है ये हिलता क्यों है, तो इनके पिताजी ने इनको समझाया, और वहां से ही इनकी जो क्यूरियोसिटी है नेचर के लिए वो शुरू हो गई। देखिए
नेचर को समझना ना बहुत टेढ़ी खीड़ है। हम बहुत ही कम फिजिक्स को समझते हैं, अभी 10 से 12% तक हम फिजिक्स को समझे हैं, बाकी सब डार्क मैटर है, हम अभी कुछ नहीं समझे हैं। ठीक है, ये सब डार्क यूनिवर्स है, पता नहीं क्या है उसके आगे। जितना हम देख पाए हैं विजिबल यूनिवर्स जो है वो 10 से 15% है, उसके बाद हमको नहीं पता कि आगे क्या है। तो आइंस्टीन हमेशा ये चाहते थे कि एक ऐसी थ्योरी बने जो पूरे नेचर को समझा दे। बहुत जबरदस्त कोशिश की इन्होंने अपनी रिलेटिविस्टिक इक्वेशन देके। तो शुरू से इनकी क्यूरियोसिटी जो थी वो बढ़ती गई। अच्छा, अब मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड समझा रहा था, मैं आपको बता दूं कि अर्थ में जो कोर है, ठीक है, वो काफी एक्टिव है। ठीक है, इसी कोर की वजह से क्या है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि वो कोर घूम रहा है। ठीक है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हार्मफुल रेज है ना वो यहां तक पहुंच नहीं पा रही है। मार्स का कोर ठंडा हो गया, इसलिए वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि हार्मफुल रेज जितनी भी होती हैं उसके एटमॉस्फेयर को खराब कर दिया, क्योंकि वहां के मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो भैया अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, खैर हम बात आइंस्टीन की कर रहे हैं। तो आइंस्टीन जो है वो 1879 में पैदा हुए। इनके पिताजी एक इंजीनियर थे, सेल्समैन भी थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब आइंस्टीन पैदा हुए 1 साल बाद ही इनके जो फैमिली थी वो म्यूनिच को मूव कर गई। म्यूनिच एक शहर है जर्मनी में। ठीक है, इनके पिताजी और इनके अंकल जेकब जिनका नाम था, उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की। ठीक है, काफी खतरनाक सा नाम है, अगर आप प्रोनाउंस कर दे तो टंग ट्विस्टर है, तो मुझे भी बता दीजिएगा। ठीक है, ये वैसे मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिकल कंपनी थी भैया। उस समय डायरेक्ट करंट का जलवा था। एडिसन ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मार्केट को कैप्चर किया हुआ था। निकोलाई टेस्ला आए थे बाद में अपना अल्टरनेटिंग करंट लेके, एक और सबसे बड़े जीनियस निकोलाई टेस्ला, उनकी भी बायोग्राफी का मैंने रिव्यू किया हुआ है। तो डायरेक्ट करंट बेस्ड इक्विपमेंट चलाती थी। 5 साल के जब ये थे, ठीक है, तब तक इन्होंने कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। 8 साल के बाद इन्होंने फिर ल्यूटपोल जिम्नेजियम, अब तो इसको एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल बोला जाता है, वहां पे इन्होंने पढ़ाई की। और वहां पे उसके बाद इन्होंने मतलब जो शुरुआती पढ़ाई की, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है, ये उन्होंने यहां पे ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनके जो पिताजी और इनके जो अंकल की कंपनी थी भयंकर लॉस में चली गई। जब बहुत जबरदस्त लॉस में कोई चला जाता है तो वो क्या करता है, अपना ट्रेड बदलता है या फिर स्विच करता है। तो अब यहां से शुरू होता है आइंस्टीन की फैमिली का माइग्रेशन, एक शहर से दूसरे शहर। ठीक है, तो अच्छे बिजनेस की तलाश में पहले आइंस्टीन की मतलब जो फैमिली थी वो मिलान गई। मिलान कहां पे है, इटली में। और उसके बाद फिर फाइनली पाविया में सेटल हुई। अब क्या था कि आइंस्टीन की जो क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ती रही। रीडर थे अच्छे खासे, फिजिक्स और मैथ्स में भयंकर इंटरेस्ट था। भैया एक बात बता दो, इनको जो ट्यूशन देते थे बड़े डरते थे इनसे, क्योंकि ये चाइल्ड जीनियस थे। बहुत छोटी सी उम्र में कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है मैथ्स में। देखिए क्या है, फिजिक्स मैथ्स जो है ना वो फिजिक्स के लिए ही बनाई गई है। फिजिक्स मतलब मैथ्स फिजिक्स का टूल होता है, इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी की मैथ्स अच्छी नहीं है तो फिजिक्स से थोड़ा दूर ही रहे। हालांकि मेहनत करके हम मैथ्स समझ सकते हैं, लेकिन काफी लोग डरते भी हैं। तो भैया जो हायर मैथ्स है जिसमें इंटीग्रेशन आता है और डिफरेंशिएशन आता है और उसके बाद बाकी सब इसकी एप्लीकेशंस है, इससे हम पूरे यूनिवर्स को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि मैं उड़ सकता हूं, तो कोई मानेगा कैसे, मुझे प्रूफ देना होगा ना। ठीक है, तो वो हम मैथ से दे सकते हैं, थ्योरेटिकली देते हैं, मतलब इक्वेशन से देते हैं। और उसके बाद फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसके बाद वैल्यूज मिलाई जाती हैं। ठीक है, अगर वो वैल्यूज सही आई और मेरी थ्योरी एक्सेप्ट हुई और एक्सपेरिमेंट की भी वैल्यू सही आई, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं उड़ सकता हूं। ठीक है, तो यानी कि मैथ्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूनिवर्स को समझने के लिए या किसी भी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, है ना। तो भैया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको कैलकुलस बोलते हैं। और आइंस्टीन ने बहुत ही छोटी सी उम्र में कैलकुलस पे महारत हासिल कर ली। दूसरी चीज, पाइथागोरस थ्योरम का इन्होंने अपना ही प्रूफ निकाल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट भैया इक्वेशन होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना भैया, थीटा। ठीक है, इसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर लेते हैं, है ना। तो ये चीज है। ठीक है, तो बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने पूरी की पूरी मैथ्स पे और फिजिक्स पे महारत हासिल करते चले गए। क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, खूब पढ़ते गए और बस एक ही क्वेश्चन था कि इस यूनिवर्स को कैसे समझा जाए। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है दोस्तों
कि एक तरफ तो ये काफी एक्सेल कर रहे थे, लेकिन इनके दूसरे सब्जेक्ट्स नीचे जाते जा रहे थे। इनको किसी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था ही नहीं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेप्ट फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। ये इनको नहीं अच्छा लगता था कि क्यों हम पढ़ें ये डेट्स, जो हिस्ट्री में बहुत डेट्स होती है, इनका फायदा क्या है, क्या यूज है, कोई ऐसी चीज पढ़नी चाहिए जिसका यूज हो। वैसे हिस्ट्री, एल्बर्ट आइंस्टीन भी इस समय हिस्ट्री है, मतलब वैसे तो इनका काफी नाम है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी अलग इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो साइंस, ज्यादातर जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं वो यही मानते हैं कि भैया उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहिए जो जरूरी है, ठीक है। तो वो मानते थे कि फिजिक्स और मैथ्स बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी को ऊपर ले जाए, और इनका पूरा फोकस इसमें रहता था। बाकी ये लैंग्वेज जो जर्मन थी उसमें बिल्कुल फिसड्डी, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं आती थी इनको तो। और अब क्या था कि कहीं पे भी अगर आप एंट्रेंस देते थे उस समय तो ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते थे, खाली फिजिक्स और मैथ्स नहीं पूछा जाता था। तो यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आइंस्टीन चाहते थे कि उनका स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में हो जाए, ठीक है, ये जूरिच स्कूल था। और एक चीज और बता दूं, इसी ये जो फिजिक्स और मैथ्स का प्रेम था और बाकी सब्जेक्ट से जो ये दूर भाग रहे थे, बहुत खराब इनकी स्कूल लाइफ बीती थी, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। टीचर्स इनको पिन पॉइंट करते थे, इनके ग्रेड्स नहीं अच्छे आते थे। फिजिक्स और मैथ्स को हटा दीजिए आप, ठीक है, बाकी सबकी बात कर रहा हूं। तो उसके लिए ये काफी दुखी भी रहते थे कि मतलब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 16 साल की उम्र में इन्होंने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक ज्यूरिच, ये स्विट्जरलैंड में है, यहां पे इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया। फिजिक्स और मैथ्स में तो जबरदस्त मार्क्स आए, लेकिन बाकी में एकदम फिसड्डी। तो भैया ये पास नहीं कर पाए। अब इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, सोचिए एल्बर्ट आइंस्टीन तक फेल होते हैं, ठीक है, ऐसे आईक्यू वाले इंसान भी फेल होते हैं, तो फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। तो भैया क्या हुआ कि इन्होंने फिर प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल ने तब तक बोला कि तुम दोबारा देना, ठीक है, दोबारा पॉलिटेक्निक में आना, लेकिन तब तक तुम कहीं और पढ़ाई कर लो। तो उसके बाद इन्होंने फिर एर्गोवियन कैंटोनियल स्कूल एराउ, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहां पे इन्होंने पढ़ाई की। अब इनके फैमिली प्रोफेसर थे जिनका नाम था जॉस वेंटलर, वहां पे इन्होंने मतलब वहां वो रहते थे, और उन्हीं की ही डॉटर जिनका नाम मैरी था, उनसे ये प्यार में पड़ गए, ठीक है। वैसे तो टोटल 3 रिलेशन थे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक तो मैरी, दूसरी थी मिलेवा मेरिक जिनकी अभी हम बात करेंगे, और तीसरी एल्सा, ठीक है, जो इनकी कजन थी। तो 3 रिलेशनशिप्स थे काफी इंपॉर्टेंट। अब पहले पे हम आ गए हैं। मैरी से बड़ा प्यार करते थे, साइकिल चलाते थे, 17 साल के थे, एकदम जस्ट टीन एज में गए थे, बहुत अच्छा लगता था उनके साथ टाइम स्पेंड करना। साथ ही साथ ये फिजिक्स में भी अपना पूरा ध्यान दे रहे थे। फिलॉसफी, इनको फिलॉसफी भी बड़ी पसंद थी। कांत इनके फेवरेट फिलोसोफर थे। चलिए 1-2 बुक बता दीजिए जो कांत ने लिखी है। वैसे मैं सोच रहा हूं कि एक इनकी बुक का भी रिव्यू करूं, ठीक है, और बहुत जल्द करूंगा, ठीक है। तो ये चीज थी। तो भैया अब क्या होता है, शुरुआत अब होने वाली होती है। देखिए क्या था, 17 साल की उम्र में ये दोबारा इन्होंने दिया और फाइनली एंट्रेंस दिया, और फाइनली इनको ज्यूरिक पॉलिटेक्निक में मौका मिला। अपने आप को आइंस्टीन जो थे वो बहुत बड़ा जीनियस समझते थे, आ ही जाता है घमंड थोड़ा बहुत। अब क्या हुआ, वहां जब ये गए तो टीचर बैठे हुए थे, इनकी पहली क्लास थी, टीचर बैठे हुए थे। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, आइंस्टीन बता नहीं पाया उसका आंसर, लेकिन एक और लेडी बैठी हुई थी, उसने फटाक से उसका आंसर बताया और बहुत अच्छे से उसको जस्टिफाई किया, और उसका नाम था मिलेवा मेरिक। ये फ्यूचर वाइफ थी आइंस्टीन की। आइंस्टीन इनको देख के बिल्कुल अमेज्ड हो गए। उनको लगता था उस समय आइंस्टीन को कि जितना उनका आईक्यू है उससे ज्यादा आईक्यू किसी का है ही नहीं। लेकिन भैया जब अपने टक्कर का देखा, अपने प्रतिद्वंदी को देखा, तो बिल्कुल उनके होशो हवास उड़ गए। भैया देखिए, जीनियस की तरफ ही भागता है कि नहीं। आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं डेटोर लेना चाहूंगा, और बिल गेट्स की जब मैंने बायोग्राफी रिव्यू किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बिल गेट्स कभी भी डेट करना पसंद नहीं करते थे लड़कियों को, क्योंकि वो सोचते थे कि मेरे लेवल का कोई नहीं है। तो ऐसे ही आइंस्टीन ने उस समय सोचा होगा कि भैया इतनी बड़ी जीनियस है, क्यों ना मैं इनिशिएटिव लूं। तो भैया अब यहां से शुरू हो गई मिलेवा मेरिक और आइंस्टीन की प्रेम कहानी। हालांकि इनके प्रोफेसर आइंस्टीन को बोलते थे कि बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। वैसे तो सारे के सारे बड़े लोग यही बोलते हैं अगर कुछ इस तरह का रिलेशनशिप होता है कि पढ़ाई पे ध्यान दो। आप देख सकते हैं वैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने पढ़ाई पे भी बहुत अच्छा ध्यान दिया और इधर पे भी बहुत अच्छे से वो बैलेंस करके चले। लेकिन मिलेवा मेरिक को पता नहीं था कि आगे आने वाले साल कितने कठिन होने वाले हैं। 20 साल की थी उस समय ये महज, ठीक है।
और एल्बर्ट आइंस्टीन के प्यार में पड़ गई। दोनों मिलते थे, बातें करते थे, साथ में फिजिक्स सॉल्व करते थे। उस समय आइंस्टीन जो थे ना, वो अपने रिलेटिविस्टिक इक्वेशन पे काम कर रहे थे। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अब मुझे लगता है सही वक्त है बताने का। एनर्जी मास इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। बहुत लोग इस इक्वेशन को समझते नहीं है, चलिए मैं समझा देता हूं। ये इक्वेशन ये बोलती है एनर्जी और मास लगभग लगभग सेम चीज है। ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कहता है कि मान लीजिए एक गाड़ी जा रही है, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अब क्या है कि आप उस गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए, उसका मास है। अब उसकी वेलोसिटी आप लगभग लगभग पूरी तरह तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई भी चीज लाइट की स्पीड से दौड़ाना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, आप इसके नियर तक ले आइए तो पता है क्या होगा दोस्तों। वो जो गाड़ी है जब लाइट की स्पीड की तरफ टेंड करेगी ना, वो कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी में। यानी कि आपका जो पूरा का पूरा मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब वो एनर्जी हो गई है। जैसे लेजर एक एनर्जी है ना, ठीक है, लेजर रे जो है वो एनर्जी है, तो एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गई। अगर आप उसके सामने खड़े होंगे तो आपके आर पार निकल जाएगी वो। ये है इसका इक्विवेलेंस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट सिंपली ट्रांसफर्स, ये भी इसको जस्टिफाई करता है। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो डेरिवेशन आता है ये इनके रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में आता है। उसमें वैसे तो टोटल जो इक्वेशन होती है वो मोमेंटम को भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, और अगर इनकी रिलेटिविस्टिक इक्वेशन की बात करें तो वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम भैया टाइम मशीन तक बना सकते हैं। ठीक है, m, चलिए वो भी मैं बता देता हूं। तो वो होती है m इज इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपकी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये होता है रेस्ट मास और ये होता है मास। ठीक है, इस इक्वेशन से आप सब कुछ, वैसे तो बहुत सारी रिलेटिविस्टिक इक्वेशन होती है। रिलेटिविस्टिक मतलब होता है कि आप बस लाइट की स्पीड को ले लें। ठीक है, ज्यादा मैं इसमें अभी नहीं घुसूंगा, मेरा मन बहुत ज्यादा कर रहा है इसको समझाने का, लेकिन फिलहाल अभी मैं अपने इस फिजिक्स को यहीं तक ही रोकना चाहूंगा। आई होप आप E इज इक्वल टू mc स्क्वायर समझ गए होंगे। ये पाथ ब्रेकिंग इक्वेशन है भैया, जिससे यूनिवर्स को हम आसानी से समझ सकते हैं। और इससे भैया यूनिवर्स की स्टडी, इतने सालों की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है यूनिवर्स की, ये इन्हीं रिलेटिविस्टिक इक्वेशन से हम देखते हैं। आपको पता है कि इसी से हम टाइम के आगे पीछे जा सकते हैं। और एक चीज बता दूं, ग्रेविटी से टाइम इफेक्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम जो है, मतलब ग्रेविटी जो है वो आपके टाइम को इफेक्ट करेगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है तो आपका टाइम धीमे चलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है तो आपका टाइम तेज चलेगा। ठीक है, तो यहां मतलब हम एक तरह से टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ग्रेविटेशनली इक्वेशन है, ये भी बता दूं मैं। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम अपनी बायोग्राफी पे आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गई फिजिक्स, आज के लिए इतना काफी है। तो भैया क्या है कि आइंस्टीन और मेरिक जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि बुक्स पढ़ते थे और सब कुछ पढ़ते थे, बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्ट लेते थे। और आइंस्टीन और मिलेवा मेरिक प्यार में पड़े। आइंस्टीन ने प्रपोज किया, मिलेवा मेरिक ने मान लिया और फाइनली दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, देखिए मिलेवा मेरिक जो थी, जब आइंस्टीन कोई भी पेपर बनाते थे या किसी पे काम करते थे तो मिलेवा मेरिक उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेल्प करती थी एल्बर्ट आइंस्टीन की। तो मिलेवा मेरिक ये चाहती थी कि आइंस्टीन जब भी कोई पेपर पब्लिश करे तो उनका भी उसमें नाम हो। देखिए आइंस्टीन की राइटिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी, टेरेबल राइटिंग थी। ठीक है, इंटेलिजेंट पीपल हैव बैड हैंड राइटिंग बिकॉज दे थिंक वेरी फास्ट। अपने आप को नहीं कह रहा हूं, वैसे मेरी राइटिंग बहुत ही खराब है, लेकिन भैया अच्छी राइटिंग ही लिखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, ये शायद खराब राइटिंग को छिपाने के लिए कोट डाल दी है। ठीक है, तो क्या था कि एल्बर्ट आइंस्टीन की राइटिंग बहुत खराब थी, तो वो अक्सर मिलेवा मेरिक को ही ढूंढते थे। दूसरी चीज, मिलेवा मेरिक की मैथ्स एक्सेप्शनल थी। शायद मिलेवा मेरिक आइंस्टीन से भी ज्यादा जीनियस थी और आइंस्टीन को यह बात पता थी, तो वो काफी मिलेवा मेरिक से कंसल्ट करते थे। उनका रोमांटिक रिलेशन तो था ही, सेम प्रोफेशन के थे, दोनों ही फिजिसिस्ट थे, तो भैया दोनों लोग एक दूसरे से कंसल्ट करते थे और मिलेवा मेरिक बहुत अच्छे से हेल्प करती थी। लेकिन जब भी आइंस्टीन अपने पेपर को पब्लिश करते थे या उन्होंने बाद में जब किए, जो 4 मिराकुलस पेपर उन्होंने जब पब्लिश किए, नाम ही नहीं था। मिलेवा मेरिक को बहुत ज्यादा धक्का लगा। क्या था, इस इग्नोरेंस की वजह से मिलेवा मेरिक डिप्रेशन में चली गई। वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई।
ठीक है, आइंस्टीन का करियर तो एक टाइम पे बहुत ऊपर गया, लेकिन वही मिलेवा मेरिक का नीचे जाता चला गया। लेकिन इसमें आइंस्टीन की पूरी तरह गलती नहीं है। आपको बता दूं कि आइंस्टीन ने अपने जीवन में अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार किया है तो वो मिलेवा मेरिक से किया। अपने जान से ज्यादा चाहते थे। तमाम बंदिशों के बावजूद भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलेवा मेरिक से शादी की, और मिलेवा मेरिक को रोकने की भी उन्होंने बहुत कोशिश की। लेकिन क्या था कि अल्बर्ट आइंस्टीन जब मिलेवा मेरिक से दूर थे, क्या था कि देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने आप को सेटल करना था। तो सेटल करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे थे नहीं आइंस्टीन के पास। 1900 जब ये ग्रेजुएट होके निकले तो इनका जो इनका वो क्या कहते हैं कि इनका जो कंडीशन थी ना वो बहुत ही खराब थी। इनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो भैया पैसे नहीं, 2 लोगों का खर्चा ये कहां से चलाएं। तो इन्होंने बोला था मिलेवा मेरिक से, तुम जाओ अपने माँ बाप क्या रहो। तो ये साइबेरिया चली गई, वहां अपने पिताजी क्या रहती थी। लेकिन एक बात बताइए, एक इंसान जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है, अगर आप उसको उसके टैलेंट से ही दूर कर देना, वो अंदर ही अंदर मर जाता है, ठीक है, वो जिंदा लाश हो जाता है। तो मिलेवा मेरिक बस यही सोचती थी कि किसी तरह मुझे फिजिक्स चाहिए, मैं बस फिजिक्स लगाऊं। लेकिन यहां पर कंडीशन बहुत खराब, ठीक है, करें तो करें क्या। तो ये जो इमोशनल एक क्या कहते हैं कि जो पीरियड था और इमोशनल एक टॉर्चर था, वो बहुत ज्यादा एक टाइम पे बढ़ गया। इतना ज्यादा बढ़ गया कि अल्टीमेटली आइंस्टीन और मेरिक को डाइवोर्स लेना पड़ा। और जब एल्बर्ट आइंस्टीन दूर थे मिलेवा मेरिक से, तो अपनी कजन एल्सा की तरफ भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी, जो इनकी अगेन फ्यूचर वाइफ बनी, ठीक है। इसकी वजह से जब ये मिलेवा मेरिक को पता चला तो मिलेवा मेरिक टूट गई। एल्बर्ट आइंस्टीन के 2 बेटे थे, हैंस एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनसे बहुत ज्यादा खराब रिलेशन थे। बाद में हालांकि इन्होंने अपने पिता को एक्सेप्ट कर लिया था, और ये भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंजीनियर थे ये भी, ठीक है। और एडवर्ड आइंस्टीन, जिनका जन्म 1910 में हुआ था। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था एडवर्ड आइंस्टीन का, अपने पिताजी से बहुत ज्यादा नफरत करते थे एल्बर्ट आइंस्टीन। मिलेवा मेरिक के साथ दोनों बच्चे रहते थे, और मिलेवा मेरिक काफी ज्यादा भड़काती भी रहती थी एल्बर्ट आइंस्टीन के खिलाफ, ठीक है। ऐसा बोला जाता, हो सकता है ऐसा ना भी हो। और एडवर्ड आइंस्टीन इतने ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, और 1965 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनकी पर्सनल लाइफ जो थी ना, वो इतनी अच्छी नहीं बीती। आइंस्टीन तो सही थे, लेकिन मिलेवा मेरिक के लिए बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये सही बीती। हालांकि मिलेवा मेरिक ने अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने छोटे बेटे एडवर्ड को वो बचा नहीं पाई। आइंस्टीन इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि आप जरूर देखिएगा वो डॉक्यूमेंट्री जो मैंने आपको बताई है, जीनियस, नेट जियो पे। उसमें इमोशनल जो इमोशनल बॉन्डेज है, ठीक है, अपने बच्चों से, वो इस तरह से दिखाया गया है कि वाकई में शायद आप भी इमोशनल हो जाएं, ठीक है। लेकिन फिर भी एल्बर्ट आइंस्टीन को यह पता था कि जो जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते, है ना, और जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी, ठीक है। बहरहाल आइंस्टीन ने एल्सा लोवेंथॉल से शादी कर ली 1919 में, और उसके बाद मिलेवा मेरिक का फोन आता रहता था। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, आइंस्टीन ने मिलेवा मेरिक की बहुत ज्यादा केयर की, मिलेवा मेरिक को ले भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन वही है ना कि मिलेवा मेरिक से उनकी फिजिक्स छीन ली गई थी, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन खुद बहुत ज्यादा काम करते थे, लेकिन मिलेवा मेरिक कोई काम नहीं करती थी। तो भैया वो इतनी ब्रिलियंट, इतनी जीनियस, उनसे अगर ये काम छीन लिया गया तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में फिर आ गई थी और बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। अब बात करते हैं 1900 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कोई भी काम नहीं था। एल्बर्ट आइंस्टीन भैया क्लर्क, एज अ क्लरिकल थे वो, आपको पता है कि नहीं, क्लर्क, एज अ क्लर्क उन्होंने काम किया था। वैसे इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने भी एज अ क्लर्क काम किया था, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन थे वो, उनकी भी बायोग्राफी मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। तो वो क्लर्क थे भैया, उनको कुछ तो करना ही था, पैसे थे नहीं। देखिए सबसे बढ़िया, ये बहुत बढ़िया स्टोरी है कि आइंस्टीन को पैसे चाहिए थे किसी भी तरह, ठीक है। देखिए हम सब इस फेज से गुजर चुके हैं, ठीक है। जब हम ग्रेजुएट होते हैं तो हमको जॉब चाहिए होती है, लेकिन हमको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ती है वैसे तो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जिस भी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं ट्यूशंस, ठीक है। तो भैया एल्बर्ट आइंस्टीन को भी एक ट्यूशन मिलती है, और जो उनका स्टूडेंट होता है उसको कुछ भी नहीं आता है, और एल्बर्ट आइंस्टीन उसको बड़ी बड़ी रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस,
यूनिवर्स के बारे में समझाते हैं, लेकिन वो नील बटे सन्नाटा, उसको कुछ भी नहीं आता है। तो फाइनली फिर एल्बर्ट आइंस्टीन को एज अ क्लरिकल पोस्ट पे फेडरल ऑफिस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के यहाँ पे इनको नौकरी मिलती है, और यहाँ पे भी फिजिक्स ही ये सोचते रहता है, टाइप करते हुए कि यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, अगर हम एक लाइट से एक रे को अलग कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई कर दे लाइट पे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं अगले पार्ट में इसको और अच्छे से समझाऊंगा। वैसे आज मैंने चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, 14 मार्च 1879 को आइंस्टीन का जन्म होता है। भैया शुरू से ही बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, फिजिक्स मैथ्स में पूरी महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन चीजें इतनी सही नहीं होती है। बाकी के सब्जेक्ट्स में ये बिल्कुल बेकार होते हैं एकदम, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में ये फेल होते हैं लगातार निरंतर, लेकिन फिर भी किसी तरह ये पास होते हैं। उसके बाद ये ज्यूरिच पॉलिटेक्निक में इनका एडमिशन होता है, वहां पे ये अपनी लाइफ पार्टनर मिलेवा मेरिक, जो इन देखिए वो मेरे हिसाब से इनसे बड़ी जीनियस थी, लेकिन वही है ना, मौका जो था वो इतना नहीं मिला। तो भैया उनसे मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिलेवा मेरिक का फ्यूचर वहां से बर्बाद हो जाता है और आइंस्टीन वहां से उदय होने लगते हैं। दोनों का तलाक होता है। आइंस्टीन के अपने करियर में काफी रिलेशनशिप्स रहे थे, ठीक है, हमने बात की थी। सबसे पहले इनका रिलेशनशिप मैरी से रहा था, उसके बाद फिर मिलेवा मेरिक से रहा था, फिर इनकी कजन एल्सा से रहा था, और भी छोटे मोटे रिलेशनशिप्स इनके रहे थे। लेकिन आइंस्टीन का जो करियर है ना, वो भैया मैथ्स फिजिक्स के तो ये बहुत ज्यादा लवर थे, ठीक है, ये तो बिल्कुल जग जाहिर बात है। लेकिन शुरुआत में इनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। क्या है कि एक तरफ, क्योंकि सिंस इनकी 22-23 साल में शादी हो गई थी, मिलेवा मेरिक से इन्होंने शादी कर ली थी 1904 में, तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि एक तरफ इनको घर देखना है और दूसरी तरफ इनको अपना करियर भी संभालना है। इतनी छोटी सी उम्र में दोनों को मैनेज करना आसान नहीं है जब आपके हाथ में नौकरी नहीं हो। आइंस्टीन के हाथ में नौकरी नहीं थी, क्या करते वो, क्लर्क की तरह एक एज अ क्लर्क उन्होंने नौकरी की। लेकिन तभी 1905 में भैया कुछ ऐसा होता है, कमाल हो गया। और 26 साल की उम्र में, इसी साल में आइंस्टीन ईयर इसको बोला जाता है, मिराकुलस ईयर बोला जाता है भैया। 4 पेपर्स इन्होंने, मिराकल जिसको कहते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स थे ये, मतलब सब कुछ बदल के रख दिया। अभी मैं सबको समझाऊंगा, और साइंस भी, फिजिक्स भी हम समझेंगे, सब कुछ बदल के रख दिया। सबसे पहला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इनकी थ्योरी, दूसरा ब्राउनियन मोशन, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए इन्होंने शायद पूरी जिंदगी मेहनत की, और अगर एक चीज जिस पे आइंस्टीन ने सबसे ज्यादा बल दिया, और आज उसी थ्योरी की वजह से भैया हम जीपीएस चला रहे हैं, ब्लैक होल्स को समझ रहे हैं, हो सकता है आने वाले सालों में हम टाइम ट्रैवल कर लें, स्पेशल थ्योरी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। वैसे तो सभी के कोर्स में ही होती है, जिन जिनके पास साइंस है उनके कोर्स में तो होती ही है। देखिए क्या है कि इंडिया में जो भी एजुकेशन है वो, वैसे तो मुझे बाहर का इतना नहीं पता, लेकिन इंडिया में क्या है कि हम 11th 12th में रियल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से एक्सपोज होते हैं, जो साइंस के स्ट्रीम्स की हैं। रियल, इसमें हमको एक ग्लिम्स मिलता है, ठीक है, ये एक मेकिंग होती है, तब हमको असली में न्यूटन्स लॉ के बारे में पता चलता है। आइंस्टीन के बारे में इतना मतलब 11th 12th में इतना ज्यादा एलैबोरेटेड कोर्स नहीं है, लेकिन फिर हम मैकेनिक्स जानते हैं, काइनेमेटिक्स जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जानते हैं। तो भैया 11th 12th में इसको पता चलता है, लेकिन जब आप और आगे फिजिक्स को और आगे परस्यू करते हैं, तब बेसिकली आप इंट्रोड्यूस होते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, ठीक है। उसके बाद जब आप और आगे जाते हैं तो भैया इस पे फिर रिसर्च चालू हो जाती है, फिर आप मास्टर करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिलेटिविटी है, ये हो सकता है बहुत लोगों ने ना पढ़ी हो, ठीक है, अपने 11th 12th में, क्योंकि हम तब तक क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन की मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम इस पे एक्सपोज होते हैं। तो आज हम इसकी बात करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली ये होती क्या है। वैसे तो पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, लेकिन फिर एक बार समझाऊंगा, ठीक है। तो आइंस्टीन जो है, न्यूटन बोल रहा हूं, आइजैक न्यूटन का भी बायोग्राफी मैं लेके आऊंगा। आइंस्टीन जो है वो अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं, उनका डिसर्टेशन अ न्यू डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल डायमेंशंस पे होता है। लेकिन इनके भैया ये जो 4 पेपर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स अपॉन अ मेटल सरफेस, मतलब कभी भी लाइट एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी पे गिरेगी, मतलब एक लाइट की एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होगी और इस मेटल सरफेस पे गिरेगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल्स और काफी चीजें, इलेक्ट्रॉन की स्टडी, स्पिनट्रॉनिक्स एंड इवन नैनो टेक्नोलॉजी,
हम इसकी मदद से समझ रहे हैं, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। क्योंकि भैया अल्टीमेटली व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दिस इज एनर्जी। एनर्जी और मास लगभग लगभग सेम चीज है, मतलब जब आप लाइट की स्पीड को टेंड करेंगे आपका पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हाट इज मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, वो हम नहीं बात कर रहे, लेकिन एक्चुअली में मैटर किससे कंपोज्ड है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो अल्टीमेटली सब कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पे आ गई है, स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगातार रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, और भैया उनसे निकलती है एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और इसी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी चल रही है, हमारे टेलीफोन चल रहे हैं, हमारे इंटरनेट चल रहे हैं, सब कुछ इसी की वजह से डेवलप किया गया। वैसे तो थ्योरी, मतलब जो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इसी पोजीशन में रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो हमको पता लग जाए, लेकिन अभी तक पता उसको नहीं लगाई जा सकी, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। तो कोशिश हो रही है, अलग अलग थ्योरीज हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कहां इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं पता लगा सकते, और इन्हीं पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन की स्टडी को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स, ये कहना गलत नहीं होगा, आइंस्टीन का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है ब्राउनियन मोशन, फिर जो जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का। अब मैं जल्दी से आऊंगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। देखिए ये इतना बड़ा पेपर क्यों माना गया है, इस थ्योरी ने पूरे फिजिक्स को बदल दिया, पूरी दुनिया को इसने बदल दिया, भूचाल ला दिया इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने। इससे पहले क्या सोचा था, आइजैक न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स की स्थापना की थी, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में सब कुछ एब्सोल्यूट बताया गया है। टाइम जो है, जब भी स्पेस टाइम, स्पेशली अगर हम टाइम की बात करें, उस पर किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये सब एब्सोल्यूट है, ठीक है, मैटर का कोई खास इफेक्ट टाइम पे नहीं पड़ेगा। रिलेटिविटी ने बोल दिया बिल्कुल गलत, सब कुछ रिलेटिव है भैया, हर कुछ मोशन में है। जैसे अर्थ जो है वो सन के चक्कर काट रहा है, सन जो है वो गैलेक्सी के चक्कर काट रही है, गैलेक्सी मूव कर रही है, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो इसका मतलब सब कुछ मोशन में है, हर कोई चीज एक दूसरे से रिलेटिव है। हम भैया वेलोसिटी ही रिलेटिविटी से तो निकालते हैं ना, जैसे मैं, अगर मुझे अपनी वेलोसिटी, तो एक मुझे मतलब क्या है कि मान लीजिए कि दो इंसान हैं, एक इंसान को एक अगर इसकी वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं दूसरे इंसान के रिस्पेक्ट में करूंगा, ठीक है, यही रिलेटिविटी होती है, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है, मतलब टाइम पे मैटर का इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जब भी स्पीड ऑफ लाइट भैया आती है, अगर उस पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई कर दें तो वो लाइट बेंड हो जाएगी, और अगर स्पीड ऑफ लाइट बेंड हो रही है क्योंकि स्पीड का रिलेशन टाइम से है, तो इसका मतलब टाइम इफेक्ट होगा। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली है ग्रेविटेशनल इक्वेशन। वैसे तो तीन इक्वेशन है, तीन मतलब दो इसमें थ्योरीज है। एक तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि हर कुछ मोशन में है और रिलेटिव है एक दूसरे के, और दूसरी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आता है, और उसके बाद फिर मास का कंसेप्ट आता है, फिर उसके बाद टाइम डायलेशन आता है, और उसमें एक टर्म रिलेटिविटी के जब भी आप इक्वेशन देखेंगे तो उसमें एक टर्म हमेशा जुड़ेगा, √1 - v² अपॉन c²। ये c² जो होती है, ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जरा मैं बोर्ड साफ कर दूं, 1 मिनट। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो भैया ये चीज है, तो कहने का मतलब ये है कि न्यूटन के आइडिया को ओवरथ्रो करके एक नई थ्योरी बना दी थी, जिसमें यह बताया गया था कि भैया टाइम, लेंथ इन और मास, जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई करोगे ना, ये सब चेंज होंगे, ठीक है। और आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, दुनिया के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला मास, लेंथ और टाइम के ही रिस्पेक्ट में निकाले जाते हैं। दुनिया में है ही क्या, एनर्जी ही तो है, और ये एनर्जी कहां से आती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, मतलब वर्क जो है वो अल्टीमेटली डिसिपेट होता है एनर्जी में, ठीक है। तो ये चीज है, आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर नहीं भी समझे तो मैं दोबारा एक बार आपको कंफ्यूजन और दे देता हूं कि जो ये टाइम है, मैटर है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड से इफेक्ट होगा। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है रिलेटिव, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आई कहां से है भैया, E/b, इसीलिए तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, वो वेव्स जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें। क्यों लाइट की स्पीड, क्यों, क्योंकि भैया
ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से ही जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस, थोड़ा ज्यादा हाई लेवल हो रहा है, मतलब बोलना चाह रहा हूं मैं कि जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, लाइट की स्पीड आई कहां से है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो है लाइट की स्पीड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है, ये लाइट की जो स्पीड है इसको कहते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जिनके पास लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड अगर है तो वो रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस है। रिलेटिविस्टिक इक्वेशन जैसे अभी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब क्या है कि यहां पे दूसरी चीज ये है, टाइम ट्रैवल कैसे होता है। देखिए क्या है कि जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड के पास अप्रोच करने लगते हैं, टाइम स्लो चलने लगता है। यही न्यूटन ने गलत बोला था। न्यूटन ने बोला कि टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आइंस्टीन ने बोला बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, टाइम जो है वो स्लो चलेगा, और अगर आप लाइट की स्पीड के एग्जैक्ट लाइट की स्पीड से मूव करने लगे तो टाइम रुक जाएगा, यानी कि टाइम रुक गया है। फर्ज करिए कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक ट्रेन है, वो ट्रेन चल रही है, अर्थ के चारों ओर हमने पटरियां बिछा दी और वो ट्रेन उस पर चल रही है, वो लाइट की स्पीड से चल रही है और आप उसके अंदर हैं। आप जब बाहर निकलेंगे ना, आपका टाइम तो बहुत स्लो चल रहा है ना, बाहर का टाइम जो है वो तेज चल रहा है। तो अब जब बाहर निकलेंगे तो भैया जो 1 घंटा है आपका ना, 100 साल के बराबर होगा। देखिए 100 साल में एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब काफी, क्योंकि ये इक्वेशन से निकाला जाता है, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन से निकाला जाता है, काफी आगे बढ़ चुका होगा। इसका मतलब 1 घंटे बाद आप फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। ये है भैया, ये कमाल है फिजिक्स का। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, अगर लाइट की स्पीड पे पहुंचने पे टाइम रुक गया, तो यानी कि अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से तेज चली जाए तो भैया टाइम फिर पीछे चलने लगेगा। आप समझ रहे ना, हम यानी कि पास्ट में ट्रैवल करने लगेंगे। अगर मान लीजिए कि लाइट की स्पीड के पास हम पहुंच रहे हैं, टाइम धीमे हो गया, लाइट की स्पीड पे पहुंचे, टाइम रुक गया, अगर लाइट की स्पीड से तेज चलेगा तो टाइम तो पीछे चलने लगेगा ना। लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया है कोई भी पार्टिकल, टाइकॉन हालांकि एक एक्सेप्शन, अभी उस पर भी खैर अभी रिसर्च होनी बाकी है, कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जो इस स्पीड से चल पाए। ठीक है, तो ये बता रहा हूं। और अगर आप लाइट की स्पीड पे पहुंच गए तो भैया क्या होगा, E=mc², पूरा का पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ कि एक ट्रेन है, लाइट की स्पीड से चलने लगी, वो ट्रेन आपके आर पार निकल जाएगी, क्योंकि वो एक एनर्जी बन चुकी है। तो आई होप आप ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझे। इसमें 3 चीजें हैं स्पेशल थ्योरी में। एक होता है टाइम डायलेशन, टाउ अपॉन √1 - v²/c², फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कोई किसी भी चीज की लेंथ है, अगर उसको आप लाइट की स्पीड से खींच के मारे तो वो गायब हो जाएगी। तो L=n log √1 - v²/c², और उसके बाद फिर रेस्ट मास का फॉर्मूला होता है m=m0/√1 - v²/c²। ठीक है, तो ये 3 रिलेटिविटी इक्वेशन है जो कि डायरेक्टली मास, लेंथ और टाइम से रिलेट करती है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट करेगी टाइम को। तो बहुत बढ़िया फिजिक्स हो गई, अच्छा खासा लेक्चर हो गया। मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में फिजिक्स को। आमतौर पे लोग समझते हैं कि फिजिक्स बड़ी बोरिंग होती है, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है नए नए एग्जांपल्स देने से, और मतलब एक इंटरेस्टिंग वे में फिजिक्स पढ़ाने से। बहुत जबरदस्त चीज है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स डेवलप किसी देश की, मैं बार बार अपने लेक्चर में बोलता हूं, तो पूरा देश डेवलप। अगर भारत सरकार फिजिक्स पे अच्छा खासा डोनेट करने लगे तो यकीन मानिए ये देश रातों रात बदल जाएगा, क्योंकि जिन जिन देशों ने फिजिक्स में निवेश किया है वो बदल गए हैं आज। तो भैया अच्छा, आगे तो बताना ही भूल गया, तो ये 4 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने आइंस्टीन की जिंदगी बदल दी, और इसने न्यूटन्स के जितने भी लॉ थे उनको उखाड़ फेंका। आई एम रियली सॉरी, मतलब जो न्यूटन का एब्सोल्यूट स्पेस था वो कंसेप्ट को गलत कर दिया। ठीक है, क्या पता कोई एक और थ्योरी आ जाए जो आइंस्टीन को ही गलत कर दे। आप फिजिक्स में ऐसे ही इन्वेंशंस होते रहते हैं, लेकिन बहुत सालों तक ऐसे कोई बहुत बड़े इन्वेंशंस नहीं हुए। तो भैया जब ये पेपर आया, नोबेल प्राइज दो, नोबेल प्राइज दो, मांग उठने लगी, लेकिन आइंस्टीन को नोबेल प्राइज बहुत सालों तक नहीं मिला। कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, मेरा पहला सवाल, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने आइंस्टीन के नोबेल प्राइज पे रोड़ा अटका दिया? भैया ये बहुत ही ज्यादा हिटलर के क्या कहते हैं कि बहुत सपोर्ट करते थे। जो साइंटिस्ट का नाम है, मैं नाम बता रहा हूं, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, और इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन से साइंटिस्ट थे। हालांकि आइंस्टीन की सक्सेस इतनी जबरदस्त हो गई थी और पूरी दुनिया में इनका इतना नाम होने लगा कि कोई रोक नहीं पाया। अल्टीमेटली इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए प्राइज मिला। ठीक है,
तो ये चीज थी। अब उसके बाद इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑफर आए और वहां पे फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। कुछ के इन्होंने एक्सेप्ट किए, कुछ के नहीं किए। जर्मन एम्पायर मतलब जर्मनी की काफी यूनिवर्सिटीज में इन्होंने पढ़ाया, लेकिन भैया उस समय वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था, तो भैया इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, 1918 आते आते तक आइंस्टीन को एक बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस पोजीशन मिल गई थी, जर्मन फिजिकल सोसाइटी के इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। दूसरी चीज, पूरी की पूरी दुनिया बस यही चाह रही थी कि आइंस्टीन को अपने पास बुलाओ। ठीक है, इतना गजब का इनका दिमाग था। एक चीज सबसे खास बात है जो कि बहुत कम लोगों में होती है दोस्तों, वैसे तो एक चीज बता दूं, मेरा मानना मैं नहीं बोलूंगा, हर किसी का यही मानना है, एक इंटेलेक्चुअल वो होता है जिसको हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा सीखना चाहिए। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन उनमें से एक थे। एल्बर्ट आइंस्टीन को हर चीज की नॉलेज थी। ठीक है, साथ ही साथ ये बहुत ही कम होता है कि एक साइंटिस्ट हर ब्रांच में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एग्जैक्टली यही किया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने सारी की सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं, मैक्सिमम ब्रांचेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आपको पता है कि नहीं, केमिस्ट्री में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, मॉलिक्यूलर के मोशन में इनका कंट्रीब्यूशन है, कंडेंसेशन में इनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जो कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वो कंडेंसेशन नहीं, ठीक है, हम पार्टिकल्स की यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हर ब्रांच में एल्बर्ट आइंस्टीन का कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए इनको इतना महान बोला गया है ना। और उसके बाद फिर आज जो रिसर्च चल रही है, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग जिसके लिए मतलब बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, उसका बेस किसने बनाया? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्हीं की इक्वेशन से हम आज ब्लैक होल को समझ पा रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग पे जब मैंने लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से उनकी बुक का जब रिव्यू किया था तो वक्त पे मैंने बात की थी, टाइम है क्या। आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं, जरूर उस पर आप एक नजर मारिएगा। ठीक है, दूसरी चीज इनकी स्पेशल जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और जितनी भी है वो अल्टीमेटली प्रूव हो गई। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव भी किया जा चुका है कि आइंस्टीन की थ्योरीज बिल्कुल सही है। गलत बोल रहा हूं आइंस्टीन की थ्योरीज बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी एरर्स नहीं है भैया, जीपीएस उसी पे चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद जब ये सारी ऑब्जर्वेशंस की तो बस हेडलाइंस पे हेडलाइंस न्यूज़पेपर में इनका नाम, लेकिन मिलेवा मेरिक अंदर ही अंदर बिल्कुल टूटती जा रही थी। एल्बर्ट आइंस्टीन का तो बहुत ज्यादा नाम हो रहा था, लेकिन मिलेवा मेरिक बिल्कुल भी नहीं। वो शायद इनकी सक्सेस से खुश नहीं थी, क्योंकि उनको यह बात पता थी कि उनके पेपर्स में बहुत बड़ा हाथ मेरा भी है। वो ये बात सोचती थी, और अगर वो मेरा नाम दे देते तो उनको कोई भी इसमें बुरा नहीं चाहता। लेकिन आइंस्टीन कहते थे देखो मैं अपना नाम दूं या तुम्हारा नाम दूं, बात तो एक ही है। लेकिन मिलेवा मेरिक भैया बहुत एम्बिशियस लेडी थी, और यही है ना कि अब किस्मत की बात है कि एक साइंटिस्ट इतना महान बन जाता है, और एक साइंटिस्ट जो महान बनने वाली होती है अनफॉर्चुनेटली किस्मत की वजह से वो चीजें सही नहीं कर पाती, और अल्टीमेटली फिर मिलेवा मेरिक से ही 1919 में डाइवोर्स हो जाता है। ठीक है, 1921 में इनको भैया नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, फिजिक्स सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस प्राइज माना जाता है, हालांकि काफी कंट्रोवर्सीज भी रहती है इस प्राइज के पीछे। ठीक है, तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इनको 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इन्होंने डिस्कवर किया था उसके लिए मिलता है। उसके बाद फिर ये अमेरिका की काफी ट्रिप्स करते हैं। ठीक है, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज से, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट से इनको ऑफर आते हैं कि भैया आओ हमारे यहाँ पढ़ाओ, लेकिन आइंस्टीन जो है वो इतना ज्यादा सीरियसली इसको कंसिडर नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस हिटलर पावर में नहीं आता है। जैसे ही हिटलर पावर में आ जाता है, पता चल जाता है एल्बर्ट आइंस्टीन को कि अगर मैं जर्मनी में रुक गया, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन जीव थे, अगर मैं जर्मनी में रुक गया तो मैं गया काम से। हिटलर ने तो भैया बोल ही दिया था सबको, जो भी उनके ट्रूपर्स थे, कि जाओ जितने भी पढ़े लिखे जीव्स हैं उनको खत्म कर दो। तो वो तो होलोकॉस्ट चालू ही था भयंकर तरीके से। तो एल्बर्ट आइंस्टीन को इसीलिए जर्मनी छोड़ना पड़ा था, आपको पता। और इजराइल को भी बसाने में एल्बर्ट आइंस्टीन का बहुत बड़ा हाथ है, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने हर जगह, ह्यूमैनिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, ये बता दूं, ह्यूमैनिस्ट सिर्फ, देखिए जो साइंटिस्ट होते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव साइंटिस्ट होते हैं, दे ऑलवेज प्रेफर ह्यूमैनिटी। उनको कोई थ्योरी से, कोई आइडियोलॉजी से मतलब नहीं, उनको सिर्फ एक ही मतलब है कि किस तरह से दुनिया को बेहतर बनाया जाए। एल्बर्ट आइंस्टीन यही चाहते थे।
ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये काफी करने की कोशिश भी की। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और फिर जब हिटलर पावर में आया, इनको पता था कि क्या होने वाला है, तुरंत ही इन्होंने अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया और भैया इनको भागना ही पड़ा। लेकिन अब तो वो रिफ्यूजी थे, सिटीजनशिप उन्होंने जब जर्मन की छोड़ दी तो वो बचे कहां के, कहीं के नहीं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जर्मन गवर्नमेंट ने तो पूरी तरह से ज्यूज पे कहर ढा दिया था। ज्यूइश होलोकॉस्ट पे मैंने लेक्चर भी एक बनाया है, आप जरूर देखिएगा उस पे। कहीं पे भी पढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, भगा दो ज्यूस को। एल्बर्ट आइंस्टीन तो उस समय बहुत जाने माने नाम थे, लेकिन डेफिनेटली हिटलर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों को, हो सकता है वो एल्बर्ट आइंस्टीन को मार देता, लेकिन बहुत बड़े साइंटिस्टों को वो बचा के रखता था। क्योंकि भैया हिटलर को जब ये पता चला कि एक ऐसा वेपन बन सकता है जो जर्मनी की, जो मतलब उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की एकदम जो उस समय हालत थी वही बदल देगा, किस्मत बदल देगा, कंडीशन बदल देगा। और उस वेपन का नाम क्या था, एटम बॉम्ब। जब हिटलर को यह पता चला तो भैया टसल छड़ गई थी। ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टीन इतने बड़े साइंटिस्ट थे, तो आई एम श्योर हिटलर ने एक थॉट तो दिया ही होगा कि भैया इनको जो है बुला के एटम बॉम्ब पे रिसर्च करवाओ। लेकिन आइंस्टीन ने फिर इतना ध्यान नहीं दिया, और आइंस्टीन को पता ही था कि कुछ होने वाला नहीं है। ज्यूस की जितनी हत्याएं हो रही हैं, वैसे एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी को नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनका घर था, यही पैदा हुए थे, वो कहां जाते छोड़ के, अपने घर को कौन छोड़ेगा। लेकिन कंडीशन ऐसी बन गई कि भैया भागना ही पड़ा। ठीक है, और उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबेल्स, भैया नेजी पार्टी जब पावर में आई, इन्होंने जो काम किया ना वो तो बहुत ही बेकार, घटिया। जूविश इंटेलेक्चुअलिज्म इज डेड। जितने भी ज्यूस इतने सालों से अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, इन सबको हम मार देंगे, सीधा सीधा टारगेट था। तो एल्बर्ट आइंस्टीन समझ गए, अमेरिका गए वो, और वहां पे फिर उन्होंने सिटीजनशिप एक्सेप्ट की और वहां की यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया परमानेंटली। इसमें अमेरिका के जो राजदूत थे और जो भी ऑफिसर्स थे वो काफी इनसे क्वेश्चन करते थे कि भैया क्या है, और आप मुझे बताइए जो आप कर रहे हैं, मतलब क्योंकि उनको भी कहीं शक था कि ऐसा तो नहीं कि ये भी एक जासूस है नाजी पार्टी का। लेकिन जब सब कुछ सही हो गया, भैया आइए हमारे अमेरिका में रहिए, यहां पे पढ़ाइए, यहां पे योगदान दीजिए। बहुत ज्यादा दुख हुआ था डेफिनेटली एल्बर्ट आइंस्टीन को, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। ठीक है, अब भैया कौन सा प्रोजेक्ट था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। एटम बॉम्ब की रेस शुरू हो गई। जर्मनी पहले बनाएगा कि भैया जो एलाइड फोर्सेस है अमेरिका, ये पहले बनाएगा। देखिए मैं एक चीज बताता हूं कि जर्मनी के साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ये बता दिया था हिटलर को कि हम एक ऐसा वेपन बना सकते हैं जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। हिटलर बहुत ज्यादा खुश हुआ, बोला जल्द से जल्द बनाओ, सारा पैसा उसने डिवोट कर दिया। ठीक है, दो साइंटिस्टों के बीच में जंग थी। आप बता सकते हैं मुझे क्या नाम था उन साइंटिस्टों का? आज का दूसरा सवाल। इस पे भी नेट जियो की आई थिंक हिस्ट्री चैनल की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, जीनियस। तो चलिए मुझे उन दो साइंटिस्टों का नाम बताइए जो जर्मन की तरफ से एटम बॉम्ब को डेवलप करने में लगे हुए थे और जो अमेरिका की तरफ से एटम बॉम्ब डेवलप करने में लगा हुआ था, और अमेरिका अल्टीमेटली जीता। अमेरिका वाले साइंटिस्ट ने इसको डेवलप कर लिया और बाद में उसने रिग्रेट किया कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने ये वेपन बनाया, क्योंकि अमेरिका ने उसी एटम बॉम्ब को यूज कर लिया था जापान के खिलाफ। तो बहुत लोग, लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, उन दो साइंटिस्टों का नाम बताइए। तो भैया आज के दो सवाल हो गए आपके, चलिए जवाब दीजिएगा। तो ये सारी चीजें थी। जंग शुरू हो गई कि कौन एटम बॉम्ब की रेस जीतेगा, जर्मनी की यूएसए। और जब ये आइंस्टीन को बात पता चली कि भैया जर्मनी जो है कि इस तरह की साजिश रच रहा है, आइंस्टीन ने तुरंत ही एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को कि सर कुछ करिए वरना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि वो इस चीज के बिल्कुल फेवर में नहीं थे कि एटम बॉम्ब बनाया जाए और ये, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि अगर जर्मनी को रोका नहीं गया तो समझ लीजिए पूरी इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। हमेशा से एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो वॉर के खिलाफ थे और उन्होंने यहां तक बोला था कि ये जो वॉर है ना, ये एक बीमारी है। ठीक है, और हमको इस बीमारी से बचना चाहिए। लेकिन कोई भी चारा नहीं था। जर्मनी पागल हो गया था, हिटलर पागल हो गया था। देखिए ऐसी बात नहीं है कि हिटलर की आर्मी में या उनके सरकार में सब पागल थे। प्रॉब्लम यह थी कि जब भी कोई विद्रोह होता था अगले दिन हिटलर उसको मरवा देता था, तो विद्रोह की संभावना ही नहीं रहती थी, है ना। तो भैया ये लेटर देके इनको वार्न किया गया और अल्टीमेटली अमेरिका की जीत हुई और अमेरिका ने वो वेपन बनाया और उसके बाद फिर उन्होंने जापान पे फोड़ दिया।
ठीक है। और उसके बाद फिर उस साइंटिस्ट ने, जिसका आपको नाम बताना है, काफी रिग्रेट भी किया था। अल्टीमेटली फिर आइंस्टीन की डेथ हुई, ठीक है, 17 अप्रैल 1955 में, ठीक है। उनको काफी पेन भी हुआ था और इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी, और अल्टीमेटली वो इसी ईयर में मतलब उनकी डेथ हो गई। और प्रिंसटन हॉस्पिटल में उनकी अगले मॉर्निंग वो डेथ हो गई थी। 76 साल में अच्छी खासी उन्होंने जिंदगी जीती, लेकिन जितनी भी उन्होंने जिंदगी जीती भैया, गर्व की जिंदगी जीती। जहां जाते थे लोग उनको एडमायर करते थे, लोग सर झुकाते थे और ऑटोग्राफ लेते थे। एक चीज बता दो कि जब ज्यूस पे बहुत ज्यादा हमले हो रहे थे, तो जब एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी में घूमते थे, तो बच्चे जो थे, एल्बर्ट आइंस्टीन बच्चों से बड़ा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे बच्चों से। कभी भी बच्चे उनसे आते थे, पूछते थे ये क्या है, तो बहुत अच्छे से बताते थे वो कि ये चीज ऐसे है, मैथ्स ऐसे काम करती है। तो ये उनका हम्बल नेचर था। तो जब भी बच्चे पूछते थे, बोलते थे देखो वो एल्बर्ट आइंस्टीन जा रहा है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन को भी खुशी होती थी। लेकिन तभी तुरंत ट्रूपर्स आते थे जर्मन के, हिटलर के, और भैया उनको गालियां देने लगते थे। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी, इसीलिए भैया उनको अल्टीमेटली जर्मनी छोड़ना पड़ा, ठीक है। जितनी भी जीवन था आइंस्टीन का, अवार्ड तो इनको न्यूमरस मिले हैं, काफी यूनिवर्सिटीज इनके नाम पे है, बहुत सारी चीजें इनके नाम पे है, लेकिन इनका जीवन यकीनन एक ऐसा जीवन था जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। और हमको सच में इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि काफी चीजें जो रिसर्च प्रोसेस में हैं और जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, वो इनकी ही देन है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज थी। अब साइंटिफिक करियर की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, तो अब मैं दोबारा नहीं इस पे लेक्चर मतलब दूंगा। और E = mc² सबसे फेमस इक्वेशन थी। अब तो मैंने इसका आपको मतलब भी बता दिया है। अक्सर खाली लोग ये इक्वेशन बोल देते हैं, उसका मतलब नहीं जानते कि एक्चुअली है क्या। भैया लाइट की स्पीड से जाओ, पूरा मास जो है आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? वेट जैसे ही, मास जैसे ही ग्रेविटी के संपर्क में आता है, वो वेट में कन्वर्ट हो जाता है। वेट का फॉर्मूला ही होता है ना m/g, ठीक है। काफी मैंने फिजिक्स पढ़ाई है इस बार। काफी उन्होंने पेपर्स, 150 नॉन साइंटिफिक और 300 साइंटिफिक, बहुत बड़ा है ये। इतने पेपर्स उन्होंने लगभग हर फील्ड पे उन्होंने दिए, और अल्टीमेटली उनका करियर बहुत ही